हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RKG एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे नेपोलियन के बारे में, बिस्मार्क के बारे में, मेजनिंग के बारे में और काउंट काबूल के बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में हम लोग सब जानेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें समझते हैं, इसकी कहानी समझते हैं और कहानी ख़त्म होने के बाद लगभग 3-4 दिन लगेगा, उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। पहले हमको दिखाया है यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। देखिए यहाँ पर राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक और सांस्कृतिक समाज और परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनाती है। यहाँ से हमारा 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है जो पूछता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। जो क्या पूछता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है। यहाँ पर हमारा यहीं पर आंसर है, यूरोप में राष्ट्रवाद यहाँ पर दिया गया। देखिए कि राष्ट्रवाद ये हो गया हमारा राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का एक वाहक बनाती है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक एवं संस्कृति परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की एक वाहक बनाती है। जैसे राष्ट्रवाद जो हो गया, हम लोग भारत देश के रहने वाले हैं, हम लोगों के अंदर राष्ट्रीयता रहनी चाहिए, जिससे हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक बल बनना चाहिए, जिससे कि हम कोई भी कार्य कर सके, देश के लिए युद्ध कर सकें या कुछ भी कर सके। इसका मतलब यही है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की एक वाहक बनाती है। और दूसरे देखिए हम लोग पढ़ते हैं, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। इसका जो राष्ट्रवाद का जो भावना है, इसका यूरोप में ही पहला पुनर्जागरण हो चुका था। जो हम लोग 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। उसमें जो यूरोप था 1789 ईस्वी में ही वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। ये आपको याद रखना चाहिए। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1900 यहाँ पर फ्रांस की क्रांति यहाँ पर कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में हमारा हुआ था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। 19वीं शताब्दी में यह तो उन्नत एवं आक्रामक के रूप में सभी जाने, इसके कारण भी स्पष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे। ये जो हमारा यूरोप में जो फ्रांसीसी क्रांति का बीजारोपण 1789 ईस्वी में हुआ था, इसका जो असली परिणाम था वो कब उभरा, तो 19वीं शताब्दी कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, कि यहाँ पर 19वीं शताब्दी का मतलब हुआ कि 1800 से लेके 1900 तक के बीच में, 1800 से लेके 1900 के बीच में। इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था फ्रांसीसी क्रांति। के कारण क्या था यहाँ पर, तो उन्नत, आक्रामक एवं इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी उन्नतकारी थे। जो यहाँ पर कारण था उसमें क्रांतिकारी भी था, और मतलब देश के लिए किसी भी जनता को सताया जाता है तो उसके बाद वो जनता जागृत होता है तो उसके लिए वो युद्ध करता है, तो यही कारण हुआ। अब देखिए हम लोग मेन टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या हमारा है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की क्रांतिकारी तथ्य पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब समझिए यहाँ पर जो यूरोप की जो राष्ट्रीयता है, जो यूरोप की जो राष्ट्रीयता की भावना है, उसमें किसका आक्रमण प्रभावित किया इन लोगों को। जो यहाँ पर यूरोप की जो यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए किसका
आक्रमण प्रभावित किया? तो नेपोलियन का। यहाँ पर आपको याद रखना है नेपोलियन का। नेपोलियन का यहाँ पर दिया गया है कि नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश में से बाहर कर उसे अखबारों और सड़कों और सर्वधारण की वस्तु बना दिया। ये जो फ्रांसीसी क्रांति था, ये राजनीति को अभिजात वर्गीय मतलब अधिक वर्ग के जातियों में विभाजित करके उसे अखबारों और सड़कों और सर्वधारण की व्यवस्था बना दिया है। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान द्वारा नव युग संदेश पहुंचा, लेकिन नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों के भौगोलिक नाम से परिधि बाहर कर उसे एक वास्तविक रूपरेखा प्रदान की। ये जो नेपोलियन था, इसका जो आक्रमण था ना, ये यूरोप के लोगों में बहुत प्रभावित किया। ये नेपोलियन था, इन यूरोप को बहुत छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था। ये जो जर्मनी और इटली है ना, इनको बहुत छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत मेन चीज है, यहाँ पर समझिए नेपोलियन की यहाँ पर भौगोलिक नाम की परिधि में बाहर निकाल दिया और जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण मार्ग प्रस्तुत हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इटली की और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख कारण क्या था? तो इटली और जर्मनी का प्रमुख कारण क्या यही था कि ये सभी राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिसके लिए इन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत नहीं थी, जिसके कारण ये सभी एकजुट होकर किसी भी सरकार का विरोध नहीं कर पाते थे। ये आपको इतना याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कि प्रस्तुत किया। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य सिद्ध हुआ। देश पूर्ण विभाग नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में हुआ। आपसे क्वेश्चन हो, जब यूरोप का जब युद्ध हो गया उसके बाद नेपोलियन के पतन के बाद, जब नेपोलियन का राज्य खत्म हो गया उसके बाद वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना किसकी राजधानी है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वियना किसकी राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये आपको याद रखना है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और वियना कांग्रेस कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो 2023 से लेके 11 तक के प्रश्नों में 10 से 15 बार आ चुका है। यहाँ पर आया हुआ है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए मेन टॉपिक में जो यहाँ पर घेरा लगा दिया, ये वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना में है। वियना की राजधानी है, वियना कांग्रेस हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब इसका जब मतलब एकत्र हुआ था तो इनका उद्देश्य क्या था हम लोग देखते हैं। जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन की युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया। जैसे जब वियना कांग्रेस ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ 1815 ईस्वी में, इसका मूल उद्देश्य यह था कि यूरोप में पहले वाले ही व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, जिसके कारण नेपोलियन के युद्धों ने इसको पूरा बर्बाद कर चुका था। अब देखिए हम लोग दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर परंतु ध्वस्त कर दिया था, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को ध्यान रखने में समर्थ रहे कि राजतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियाँ राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। सन 1815 ईस्वी में वियना के सम्मेलन में मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का यहाँ पर चांसलर कौन था? ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ये मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर, जिससे आपको सब्जेक्टिव में मेटरनिक युद्ध का भी आता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1815 है ना, यहाँ पर जो इसका क्रांति हुआ था, नेपोलियन का अंत हुआ था, उसके बाद
मेजबानी किसने इसका सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मतलब ऑस्ट्रेलिया के राजा मेटरनिख ने किया था। ये आपको याद रखना है। जो घोर प्रति यहाँ पर देखिए, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस और प्रशा ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोप शक्तियां ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका उद्देश्य यूरोप में उसे शांत संतुलन करना था। तो यहाँ पर 1815 हो गया। 1815 में हुआ था वियना कांग्रेस, और इसका संचालन किसने किया था? तो चांसलर किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें वियना कांग्रेस में जिसका नेतृत्व मेटरनिख ने किया था, उसमें कौन कौन सा देश था? ब्रिटेन था, और रूस था, प्रशा था, ऑस्ट्रेलिया जैसे था। और इन चारों ने मिलकर इसका उद्देश्य क्या था कि यूरोप में शांति संतुलन को व्याप्त स्थापित करना था। यानी इस देश में युद्ध ना हो, देश की जनता शांति से रहे और खुशहाल रहे। इसका मेन उद्देश्य यही था। अब चलिए दूसरे टॉपिक को, ये देखिए हमारा मेटरनिख है। ये मेटरनिख रहा, ये मेटरनिख है। यहाँ पर चित्र दिखाया रहा आपको, ये मेटरनिख है। मेटरनिख था ये, मतलब मेटरनिख युद्ध भी एक कहता है। तो इन तीनों ने जब इसका स्थापना किया तो उसका मूल उद्देश्य क्या था कि यूरोप में शांति की स्थापना करना, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। यहाँ पर एक हो गया गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, जो फ्रांस की क्रांति की देन थी। गणतंत्र, आपसे क्वेश्चन पूछे गणतंत्र एवं प्रजातंत्र किसकी देन थी? तो फ्रांस की क्रांति की देन थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताने का जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, उसका विरोध करना, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। अब देखिए मेटरनिख व्यवस्था या मेटरनिख युद्ध का उद्देश्य क्या था? तो जिसकी नेपोलियन की युद्ध ने उसे समाप्त कर दिया, नेपोलियन की युद्ध ने उसे समाप्त कर दिया था। पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना ही मेटरनिख का क्या था? तो यहाँ पर मेटरनिख का यहाँ पर उद्देश्य था। अब देखिए यहाँ पर हमारा उद्देश्य था, अतः वियना के सम्मेलन के मध्य यूरोप में नेपोलियन का युग का अंत और मेटरनिख युग का शुरुआत हुई। अब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया ना, वियना कांग्रेस के बाद नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत को ही मेटरनिख युग कहा जाता है। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। यहाँ पर इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश में बोर्बो वंश सम्राट के फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम को छोड़कर उसके आसपास के राज्य में पोप से सौंप दिए गए थे। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर नेपोलियन का जब यहाँ पर राज हुआ तो उसमें मेटरनिख ने उसे इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए उसे कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बोर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। सिसिली और नेपल्स को किसको दे दिया गया था? तो फर्डिनेंड को दे दिया गया था। फर्डिनेंड किस वंश का सम्राट था? तो फर्डिनेंड बोर्बो वंश का सम्राट था। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये बोर्बो वंश का सम्राट था फर्डिनेंड। और फर्डिनेंड को क्या मिला था? तो सिसिली और नेपल्स मिला था। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, रोम और उसके आसपास के राज्य पोप सौंप दिए गए थे। लोम्बार्डी के वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम हुई। यहाँ पर देखिए, अब पार्मा, मोडेना और टकरनी के प्रांत हैंगसबर्ग राज्य को दे दिए गए थे। अब यहाँ पर तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए थे। जर्मनी, यहाँ पर जर्मनी में 39 रियासतों का स्वयं कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे। मेटरनिख ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना की। मेटरनिख ने यहाँ पर देखिए
मेटरनिख ने पुरातन व्यवस्था की स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन में प्रतिकार्य की आदि की विजयी थी, लेकिन यह व्यवस्था स्थापित साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप की राष्ट्रीयता भावना का प्रसार हुआ जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। मेटरनिख क्या चाहता था? मेटरनिख चाहता था कि इटली और यूरोप के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना ना आ जाएगी, जिससे वो सरकार हमारा विरोध न कर सके, जिससे हमारा राज्य कायम रहे और हम इस देश पे राज्य करें। लेकिन जनता इतना भी पागल नहीं थी कि इन लोगों को राज करने के लिए बहुत दिन तक छोड़ दे। इसके लिए धीरे धीरे दबाते दबाते किसी को उतना नहीं दबाना चाहिए जैसा कि वो आपको बहुत ज़्यादा समझने से ज़्यादा अब का अस्वीकार करने लगे। इसी तरह यूरोप के लोगों ने मेटरनिख का अस्वीकार कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक और क्रांति हुआ जो यहाँ पर हम लोग देख लिया। इसके अतिरिक्त सभी देश प्रभावित हो चुके थे। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति से पूर्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बोर्बो वंश को राज्य को स्थापित किया गया तथा जो लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। बोर्बो वंश यहाँ पर देखिए लुई 18वां कहाँ का राजा बना था? तो फ्रांस का बना था। लुई 18वां फ्रांस का राजा बना था। अब यहाँ पर कि उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन व्यवस्था पंथी थोपने का प्रयास नहीं किया। जब लुई 18वां यूरोप का राजा बना तब उसने यूरोप के पुरातन व्यवस्था को समझने का प्रयास किया और वह जनता पर पहले वाला ही राजपाट सौंपने को नहीं चाहा और पूरा प्रयास किया। अब यहाँ पर देखिए पुरातन व्यवस्था को जनता पर नहीं किया था। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए जो 1848 तक फ्रांसी में चलते रहे। चार्ल्स दसम के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 के क्रांति के रूप में सामने आया था। हेलो दोस्तों, तो देखिए हम लोग पहले वहाँ पर उसका कहानी समझा यूरोप में राष्ट्रवाद, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आपका क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप के महादेश के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कि फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा किसे गए थे? बोर्बो वंश की स्थापना किया गया था। आपको याद रखना है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पर? तीसरा नंबर मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। कार्बोनारी किसका संगठन था? तो मेजनी का संबंध था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि इटली एवं जर्मनी के विरोध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के विरोध निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आपको याद रखना है। और विक्टर इमैनुअल कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का था। आपको याद रखना है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? भाई ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो बार बार 20 में पूछे गए हैं, 22 में पूछे गए हैं और 23 में पूछे गए हैं और आने वाले आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, यानी गैरीबाल्टी का पेशा क्या था, वो काम क्या करता था? तो गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था, अर्थात यह नाव चलाने का कार्य करता था। अब देखिए यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 8वें नंबर क्वेश्चन कि जालबेरिन एक संस्था थी
जाल्वेनिक एक संस्था किसकी? तो जाल्वेनिक एक संस्था थी व्यापारियों की। जाल्वेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब क्वेश्चन चैप्टर का ही है और ये चैप्टर से ही सब क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने चैप्टर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया तो आपका परीक्षा में एक भी बार क्वेश्चन नहीं आएगा। तो रक्त एवं लौह की नीति किसने किया था? अवलंबन किया था? बिस्मार्क ने किया था। 10वें नंबर क्वेश्चन हमारा है कि फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट का संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। आप याद रखना है। और देखिए यहाँ पर हमारा 2 लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है कि यूरोप, यहाँ पर हमारा है कि यूरोप वासियों के लिए देश का साहित्य एवं ज्ञान का विज्ञान का प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? तो यूरोप वासियों के लिए देश का ज्ञान का स्रोत कौन रहा है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यूनान। आपको यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का ख राइट आंसर हो जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के बीच हुआ था? तो एड्रियानोपुल की संधि यहाँ पर हंगरी के साथ हुआ था। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कि ये युद्ध में एक महाशक्ति के पतन में दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर यूरोप है ना, यहाँ पर यूरोप के हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हमारा है, यहाँ पर मिलान चिन्ह है। हमको मिलाना है कि यहाँ पर जो खंड ये हो, समूह ये हो गया, समूह ब को मिलाना है। तो मेजनी कौन था? पहले यहाँ पर देखते हैं कि बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क एक क्या था हमारा? तो एक ये राजनीतिक था। बिस्मार्क राजनीतिक था। मेजनी कौन था यहाँ पर? मेजनी एक दार्शनिक था। और विक्टर इमैनुएल का था एक राजनीतिक था। और हिगल क्या था? इटली का था यहाँ पर। अब वियना सम्मेलन कब हुआ था? यानी वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस था 1815 1871 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। और इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था इटली का एकीकरण। और सीजान का युद्ध हुआ था 1814 से 1815 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये अति लघु उत्तर प्रश्न है। यहाँ पर पहला सवाल क्या है हमारा है कि राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद क्या है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? देखिए यहाँ पर राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनाती है। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे। इतना पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।